नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम में। दोस्तों, इससे पहले मैंने बिहार पुलिस से 1 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 8 तक फुल डिटेल्स के साथ कवर करा दिया है, जो कि आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 9। तो इसको भी हम लोग पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे और आपकी परीक्षा में बस कुछ ही दिन बच गए हैं। और ये 10 या 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे कराने वाला हूँ, वो भी काफ़ी डिटेल के साथ रहने वाला है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और पढ़ने वाले में से हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अब अगर आप आ गए हैं चैनल पर, तो अंत अंत तक बने रहें दोस्तों, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको आप एक बार प्लीज़ लाइक कर दें। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ता है और आपके लिए नए नए क्लास को लाने के लिए जो है मुझे प्रेरणा मिलती है। तो लाइक कर दीजिए और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने प्यारे देश भारत का संविधान है, जो कि सबसे लंबा संविधान है। वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और साथ ही अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो सबसे छोटा और लिखित संविधान जो है अमेरिका देश का है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो ये जो है संसदीय सरकार की अवधारणा है दोस्तों, ये इंग्लैंड के संविधान से गृहीत की गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से संवैधानिक तत्वों को लिया गया है। जैसा कि संसदीय सरकार की अवधारणा जो है इंग्लैंड से ली गई है, प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत यानी कि स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो ये प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत जो है प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें दोस्तों, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आरोपी है, चाहे वह भारत का हो या फिर विदेशी नागरिक हो, उसे कुल 3 प्रकार की जो है सुविधाएं प्राप्त होती है। पहली कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा प्रदान की जाएगी। दूसरा, अपराध के समय में जो कानून मौजूद है उसी के आधार पर सजा दी जाएगी। तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो इन तीनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इन तीनों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 20 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है? तो विकल्प में जो भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी है, ये जो है नीति निर्देशक में नहीं दिया गया है। बात करें अगर ऑप्शन के बाकी ऑप्शंस की, तो ग्राम पंचायतों के बारे में जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 में दिया गया है और मादक पेय के सेवन से जो प्रतिषेध है ये दोस्तों अनुच्छेद 47 में दिया गया है। ठीक है। नीति निदेशक तत्व के बारे में ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निदेशक तत्व का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत दिए गए हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आपके परीक्षा में हो सकता है कि सीधे ही प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो
तो वैसी स्थिति में आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 54 में जो है ये प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में दोस्तों मीरा कुमार को चुना गया था। और ये इनका कार्यकाल की बात करें तो 2009 से लेकर के 2014 के रूप मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार कार्यरत रही थी। और ये लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले 5 बार लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं उनसे हार गई थी। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। जो भी मैं विस्तार से बताता हूँ उसको आप कोशिश करेंगे दोस्तों कि नोट करते हुए चले, ताकि रिवीजन के समय जो है आपको समस्या ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों 25 वर्ष। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और बाकी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु है ये। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है दोस्तों। और मुख्यमंत्री या लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष का जो है न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। तो बाकी सबको भी मैंने बता दिया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है? तो नीति का अर्थ होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी स्थापना जो की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, ये योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित की गई थी। तो इसकी स्थापना को आप ध्यान में बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है ये। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना जो होती है 1 जनवरी 2015 को होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को। तो 2005 दिया हुआ है, साथ में 12 अक्टूबर आप ध्यान में रखेंगे। और आरटीआई अधिनियम के तहत यह प्रावधान था कि इस कानून में भारत के नागरिकों को सरकारी फाइल में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे साथ में। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो इसका राइट आंसर होगा तारा। रात्रि के समय स्वयं के प्रकाश से चमकने वाला खगोलीय पिंड तारा है दोस्तों, जबकि अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि ग्रह और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके चमकते हैं। उनके पास स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हमारा विकल्प जो है तारा सही होगा। यह स्वयं की रोशनी से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों यूरेनस। यूरेनस अर्थात अरुण। तो बात है दोस्तों 1781 ईस्वी की। ईस्वी आप ध्यान में रखें अथवा ना रखें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1781 ईस्वी की बात है। विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। नाम याद रखेंगे खोजकर्ता का, विलियम हर्शेल। तो यूरेनस जो है दोस्तों दूरबीन द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह है। और अरुण ग्रह के उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनियम है, तथा अन्य उपग्रह जो है आबेरान, आम्ब्रियल, एरियन मिरांडा, ये सब हैं। ठीक है। इसके बारे में एक विशेष बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अरुण ग्रह को दोस्तों लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। यूरेनस का ही हिंदी में नाम होता है अरुण, और इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके टोटल 27 उपग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? तो भूकंप के कारण बनने वाली घटना है दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट। तो भूकंप आने के दोस्तों बहुत सारे कारण होते हैं।
जैसे ज्वालामुखी क्रिया, वलन, भ्रंशन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, जलीय भार, प्लेटों की गतिशीलता के कारण भी भूकंप आता है। तो कई सारे कारण होते हैं। तो विकल्प में जो ज्वालामुखी विस्फोट है, यह भूकंप के कारण बनने वाला कारण है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी मिस्र के द्वारा। स्वेज नहर का निर्माण की अगर बात करें दोस्तों, तो यह 1869 में कंप्लीट हुई थी। ये बनकर पूरा हुआ था, और ऐसे तो काम इसका चल रहा था 1859 से ही, 1859 से ही काम चालू था, लेकिन बन के तैयार कब हुआ? 1869 ईस्वी में। और 1956 में जाके इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये 2 ईस्वी भी आप ध्यान में रखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और ये जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने में जो है स्वेज नहर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछे गए हैं कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो आंसर होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। तो भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश पड़ता है वो है बांग्लादेश। आप यहाँ पर एक बात ध्यान में रखेंगे कि भारत के पश्चिम में जो है पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा उत्तर पूर्व में चीन है, नेपाल और भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था दोस्तों, और दक्षिण में श्रीलंका है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल बातें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। भारत के राजस्थान राज्य में जो है थार रेगिस्तान पाया जाता है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो भारत के उत्तर पश्चिम तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो क्षिप्रा नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षिप्रा नदी को क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के उत्तर से निकलती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मंदसौर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कौन सी है? तो ये नगदी फसल होती है कपास। काली मिट्टी के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त नगदी फसल कपास है। काली मिट्टी के बारे में एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है कपास की खेती के लिए काफी उपयोगी होता है। भारत में कपास को जो है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों उड़ीसा। मैग्नीज के बारे में एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीज का उपयोग जो है शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। इसका उल्लेख जो है सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ जो कि सारनाथ में है, जिससे हूबहू वहां से राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैन अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवेस्ता जो है दोस्तों ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। पारसी धर्म के जो पैगंबर थे ये जरथुष्ट ईरानी थे, इनको बोला जाता है जरथुष्ट।
ईरानी। ठीक है दोस्तों, इनकी ही शिक्षाओं का जो संकलन है उसको जेंद अवेस्ता कहा जाता है, जो कि पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो जरथुष्ट्र ईरानी और पारसी धर्म जेंद अवेस्ता, इनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री इत्सिंग कहाँ में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? तो ये ताम्रलिप्ति में रहकर जो है 3 वर्ष संस्कृत सीखा था। ठीक है दोस्तों, इत्सिंग की बात करें तो यह चीनी बौद्ध यात्री था और यह 7वीं सदी के अंत में आया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो के भव्य मंदिरों को किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और इसका निर्माण जो किया गया था ये 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य में किया गया था इसका निर्माण, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लगाया गया था दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगर अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का सेकंड शासक था। ये दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का पहला सुल्तान था, जिसने भू राजस्व और सैन्य क्षेत्र में बहुआयामी सुधार किया था, यानी कि बहुत तरह से सुधार किया था दोस्तों, कई क्षेत्रों में सुधार किए थे इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि निश्चित की थी, जितना उपजेगा उतना ही लगान लगेगा, नहीं उपजा तो कोई लगान नहीं देना है। ये व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाई थी। इसने कृषि पर कर के तहत भू राजस्व की दर को उपज का आधा कर दिया था, यानी जितना उपजा उसका आधा जो है ये टैक्स ले लेते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे, पहला चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और दूसरा कर था गढ़ी कर, जो कि आवास निर्माण में झोपड़ी पर लगाया जाता था। तो इन सब बातों को इसमें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। वाराणसी पड़ता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी के भी लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। कबीर की वाणी का जो संकलन है वो बीजक कहलाता है, जिसमें साखी, सबद, रमैनी ये सब संकलित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। और कबीर दास की तो जन्म की बात थी, अगर इनकी मृत्यु का पूछ ले दोस्तों, तो इनका जो है मृत्यु हुआ था मगहर में। मगहर आप ध्यान में रखेंगे, मगहर में इनकी मृत्यु होती है 1518 ईस्वी में, और इनका जन्म जो है वाराणसी में होता है 1440 ईस्वी में। इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता आपसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन फतेहपुर सिकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो इसमें से जो आप गोल गुंबद देख पा रहे हैं, ये गोल गुंबद जो है ये फतेहपुर सिकरी आगरा में नहीं है, बल्कि बीजापुर कर्नाटक में है। और इसका निर्माण जो है सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के का मकबरा के रूप में किया गया था, जो कि कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपके तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1793 ईस्वी में किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की अस्थाई बंदोबस्ती की लागू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था दोस्तों, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में लागू किया गया था, और वो ईस्वी भी आप ध्यान में रखेंगे 1784 ईस्वी में जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त को इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और इस योजना को तैयार करने वाले का नाम है जॉन सोर।
तो अस्थाई बंदोबस्त की योजना को जॉन शोर ने बनाई थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में क्या होता था ना दोस्तों कि जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। और कर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा भी लागू की थी, जिसके कारण से इसे कर्नवालिस को सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करें अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ होती है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में होती है। किसके द्वारा होती है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा होती है। इसका पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में इसको मुंबई बोला जाता है, उस समय जो है बंबई कहा जाता था। और पहले अधिवेशन में जो है कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर, अगर आपसे पूछ ले कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। और इस हत्याकांड में जो है दोस्तों एक बात याद रखेंगे आप कि हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो हंसराज का भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रांतीय चुनाव जो हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन, यह किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? तो ये चुनाव आयोजित किए गए थे 1936 से 37 ईस्वी में, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, ये अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रहेगा 1935 में ही प्रांतीय चुनाव का अधिवेशन लाया गया था। और इसके तहत जो है 1936 से 37 ईस्वी में पहली बार जो है ब्रिटिश भारत में चुनाव किए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? तो तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है दोस्तों। देश में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 15% जो है तेलहन का उत्पादन किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और बात करें बाकी क्रांति की, तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये फसल उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। तो क्रांति से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर जो है केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि बात करें कि 1 रुपए के अलावा जो भी मूल्य वर्ग के नोट होते हैं, उसको जारी करने का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है, आरबीआई के पास होता है। और इस पर हस्ताक्षर भी जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है। सिर्फ 1 रुपए के नोट पर जो है केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में होती है दोस्तों। जबकि भारत सरकार ने वर्ष 1956 में शेयर बाजार के रूप में इसको मान्यता दी थी। भारत सरकार ने इसे 1956 में मान्यता दी थी। इसकी स्थापना 1875 में होती है। तो इन दोनों बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पेश किया गया था? यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है दोस्तों कि पेश किया गया था पूछा जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आंसर होगा 2009। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क में जोड़ते हुए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसी के तहत दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि 2009 में तो पारित हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था। और ये अधिनियम कब का था, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार की संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक किसको विकसित करने की योजना है? तो प्रश्न से ही जाहिर होता है दोस्तों कि गांवों को विकसित करने की योजना है। तो आपको याद होगा कि संसद आदर्श ग्राम योजना जो है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। इसके तहत गांव को गोद लेने का जो है योजना था। इस योजना का उद्देश्य था कि जितने भी सांसद हैं, प्रत्येक सांसद जो है 2016 तक एक गांव, 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर उसको विकसित करे। तो यही थी संसद आदर्श ग्राम योजना दोस्तों। इसके बारे में मैंने सारे बातें आपको बता दी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो टिस्को का स्थापना जो है 1907 में हुआ था दोस्तों, और इसको जो है पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता था, और यह जो है वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और विश्व की यह अग्रणी इस्पात उत्पादन कंपनी है। वार्षिक उत्पादन इसका 34 मिलियन टन है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नव कलेवर उत्सव जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ यह प्राचीन उत्सव है। इसमें क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, ये सभी की मूर्तियां जो है बदल कर नई मूर्तियां इनके स्थान पे स्थापित की जाती है। इसी उत्सव को जो है नव कलेवर उत्सव के नाम से ओडिशा में जाना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो ये कोलम शैली का उपयोग किया जाता है, और ये कोलम शैली का उपयोग जो है तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस कला को बनाने के लिए जो है चावल का आटा, चौक या चौक का पाउडर, ये सब को उपयोग में लाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो कि 1871 ईस्वी में आई थी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? तो गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है। पुस्तक और लेखक एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप जितना जल्द हो सके कंप्लीट कर ही लेंगे। एक प्रश्न जो है इससे बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिराव गोविंदराव फूले के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें जो है इन्होंने जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व गोरैया दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, क्यों? तो गोरैया दिवस जो मनाया जाता है गोरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और 2021 के लिए जो गोरैया संरक्षण की थीम थी वो थी आई लव स्पैरो, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये 20 मार्च को मनाया जाता है गोरैया दिवस, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताना है। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल। बात करें अगर पुलित्जर पुरस्कार की दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1917 में होती है और अमेरिका का यह जो है पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। सन 1937 में जो है भारतीय सबसे पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल को 1937 में जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लेटेस्ट में अगर बात करें तो 2021 ईस्वी में दोस्तों, 2021 ईस्वी में जो है मेघा राजगोपालन को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघा राजगोपालन इनका नाम है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, मेघा राजगोपालन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ में स्थित है। तो यूएनओ का मुख्यालय जो है दोस्तों ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। बात करें यूएनओ की स्थापना की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में होती है। 24 अक्टूबर भी ध्यान में रखेंगे, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है दोस्तों। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस हैं और इसकी सदस्य संख्या जो है वर्तमान में 193 है। कुल 193 देश जो है यूएनओ के सदस्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। तो ये जो है 2 बार हुआ है दोस्तों। पहली बार हुआ था 1951 में और दूसरी बार हुआ था 1982 में। एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 2 बार हुआ था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम होता है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो ये पीढ़ी को समझने के लिए दोस्तों बात करें तो अब तक जो है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी चल रही है अभी वर्तमान में। तो इससे पहले जो 3 पीढ़ी चली थी, इसको मैं संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था दोस्तों, ये चला था 1942 से लेकर के 1955 तक। 1942 से 1955 तक चला था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम के लिए जो है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ये 1955 से लेकर के 1955 से 1964 के बीच चल रहा था। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बना कंप्यूटर पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान को ले लिया था। तो वही है यहाँ पर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम जो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब वाला था और दूसरा जो है ट्रांजिस्टर वाला था। बात करें अगर तीसरी पीढ़ी की दोस्तों, तो ये 1964 से लेकर के 1971 के बीच में आया था। और एकीकृत सर्किट का विकास जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की पहचान थी। ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप लगा दिया गया था और यह जो है अर्धचालक का बना हुआ होता था। तो यहाँ पे कंप्यूटर ने और भी तरक्की कर ली। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर स्टार्ट होते हैं 1971 में और यहाँ से लेकर के वर्तमान तक जो है यही कंप्यूटर यूज में लाया जा रहा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चौथे जनरेशन के कंप्यूटर का विकास हुआ था दोस्तों। तो इसमें से जो है सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, ट्रांजिस्टर के बाद जो है दोस्तों सिलिकॉन के बनने वाले चिप आ गए, फिर से माइक्रो प्रोसेसर आ गया। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो इसमें से यूनिक्स जो है ये सी लैंग्वेज में लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं गूगल क्रोम जो है यह एक वेब ब्राउज़र है, ना कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वह लिनक्स हो, एमएस डॉस हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ब्राउज़र नहीं है? तो इसमें गूगल मेल जो है यह संदेश भेजने का एक माध्यम है और यह एक जो है ब्राउज़र नहीं है। बाकी फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये सारे एक वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होगा कूलाम। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो वॉट विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो इन ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ जो बैरोमीटर दिया गया है इसका उपयोग दोस्तों हम लोग जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। बाकी के ऑप्शन में सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। ऑडोमीटर जो है दोस्तों ये पहियों द्वारा, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी के मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर है दोस्तों ये ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें एम द्रव्यमान होता है और भी जो है वेग होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान दोनों पर, तो ये दोनों ही पर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है वेग और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो कोई भी दो निकाय के मध्य जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा है वह उनके ताप पर निर्भर करती है दोस्तों। ताप हमेशा जो है उच्च माध्यम से निम्न माध्यम की तरफ जाती है और इस तरह जो है इसका दिशा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों? स्वच्छ आसमान का रंग नीला सूर्य के श्वेत प्रकाश के घटक रंगों में बैंगनी रंग एवं नीले रंग के प्रकाश के सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण जो है ऐसा हमें लगता है कि आकाश का रंग नीला है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा वाष्पीकरण। कोई भी तरल रखा हुआ है और यह गैस में परिवर्तित हो जाए तो इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? तो पीएच स्केल का उदासीन मान जो होता है ये 7 के बराबर होता है। तो पीएच स्केल अगर मान के चले ये है तो ये बीच वाला जो होता है 7 होता है। इधर 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करके 7 तक आता है और फिर ये 8 9 10 11 14 तक जाता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही हम 7 से कम करते हैं तो जितना ज्यादा कम करेंगे तो ये अम्लीय होता जाएगा और 7 से जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये क्षारीय होता जाएगा। ठीक है, तो 7 से कम वाला अम्लीय और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है और 7 पे है अगर तो उदासीन होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? ये बताना है।
तो इसमें जो गैस का उपयोग होता है क्लोरीन गैस का होता है। बात करें विरंजक चूर्ण की तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है दोस्तों, और विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल गैस यानी वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों का अध्ययन जो है दोस्तों ये कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों का अध्ययन जो है दोस्तों वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो फाइकोलॉजी कहलाएगा। दोनों एक सा नाम है, आप कंफ्यूज ना हो। ये कहलाता है फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो ये अपेंडिक्स जो है दोस्तों ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग ऐसे अंग को कहते हैं दोस्तों जो कि पूर्वजों में पूर्ण रूप से तो विकसित होते थे, परंतु जैव विकास के प्रक्रम में इसका लोप होने लगा है। वर्तमान समय में जो है उसका कोई काम रह नहीं गया है। तो अपेंडिक्स, त्वचा के बाल, कर्ण पल्लव, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? तो ये जो है हमारे पेट या आमाशय में स्रावित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है दोस्तों HCl, और यह भोजन को जो है अम्लीय कर देता है, जिससे कि उसमें उपस्थित जो भी कीटाणु होते हैं, हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले जीवाणु होते हैं, और इसको जो है ये नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेणुका आर्द्रभूमि नामक रामसर आर्द्रभूमि स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका आर्द्रभूमि जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आप ध्यान में रखें, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो रामचंद्र पौडेल को दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में नेपाल में निर्वाचित किया गया है। शेर बहादुर देउबा जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये नेपाल के PM हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2023 में चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन जो है रंजन गोगोई के द्वारा किया गया है। पुस्तक का नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, चीफ मिनिस्टर्स डायरी इस पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और इन्होंने जो है परमेश्वरन अय्यर का स्थान ग्रहण किया है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में वो सुमन बेरी हैं। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कथन जो है सत्य है। अगला कथन कह रहा है कि उन्हें 2021 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में सत्ता से हटा दिया गया था। तो ये भी बात सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन बी होगा। 1 और 2 दोनों ही सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन कह रहा है हमारा, अक्टूबर 2022 में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। तो ये कथन सत्य है।
अगला कथन है कि रूस ने पारंपरिक विक्रेताओं सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना, तो ये कथन भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला है। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरे तरफ मुख्य न्यायाधीश का क्रम है, तो इसमें मैं मिलान कर दे रहा हूँ। डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान तक जो है अभी 50 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। एनवी रमन्ना जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। रंजन गोगोई 46वें हैं और एस ए बोबड़े जो है ये 47वें मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये सारा सुमेलित ही है पहले से। डीवाई चंद्रचूड़ 50वें हैं, एनवी रमन्ना 48वें, रंजन गोगोई जो है 46वें हैं, एस ए बोबड़े जो है 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो G20 2022 की बैठक जो है इंडोनेशिया में हुई है, ये बात सच है। G20 2021 इटली में, G20 2020 का सऊदी अरब और G20 2019 का जो है जापान में हुआ है। तो ये आमने सामने ही दिया गया है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें अब रीजनिंग का और मैथ्स का सवाल है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अब चलते हैं सीधा हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों पर। 81वां प्रश्न है दोस्तों। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, और किसके बारे में बताना है? तो रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। तो एक त्योहार से संबंधित जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक शब्द बताना है, तो यह होगा फेस्टल। फेस्टल की बात करें दोस्तों तो फेस्टल का मतलब होता है उत्सव। बाकी के ऑप्शन में देख पा रहे हैं आप, फ्रेंजी का अर्थ होता है उन्माद। बात करें फेस्टून की तो फेस्टून का अर्थ होता है माला या झालर, और फ्लेवर्स का अर्थ होता है भूरा। ये भी आप ध्यान में रखेंगे ऑप्शंस को भी। 82वां प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो है समानार्थी शब्द यानी सैनोनिम्स बताना है चूजी का। तो चूजी का जो समानार्थी शब्द होगा, चूजी का मतलब होता है दोस्तों नक चढ़ा एक अर्थ में। तो इसमें सेम अर्थ देने वाला शब्द जो है ये पीकी है। पीकी का अर्थ होता है नखरेबाज। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो प्रीसियस का अर्थ होता है कीमती, क्रिटिकल का अर्थ होता है नाजुक, और बोरिंग का अर्थ होता है उबाऊ। तो ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी चूजी के लिए जो सिनोनिम्स होगा वो हमारा पीकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में जो पड़ा हुआ एरर है उसको सुधारना है। तो दिया गया है हमारे पास कि विच प्लेनेट इज मोस्ट क्लोजर टू द सन। तो यहाँ पर जो होगा क्लोजेस्ट होगा दोस्तों, द क्लोजेस्ट। मोस्ट क्लोजर के स्थान पर द क्लोजेस्ट का प्रयोग करेंगे हम लोग, क्योंकि क्लोजेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले जो है डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा हमारा कुछ इस तरह से होगा, विच प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों उल्टा शब्द बताना है, एंटोनियम बताना है एल्योर का। तो एल्योर के लिए जो है, एल्योर का अर्थ होता है दोस्तों लुभाना या आकर्षक, और इसका जो सही एंटोनियम्स होगा ये होगा रिपल्सन। रिपल्सन का अर्थ होता है घृणा। बाकी के विकल्प की अगर बात करें तो चार्म का अर्थ होता है दोस्तों आकर्षण। अपील का अर्थ होता है प्रार्थना करना या आकर्षक होना। मैजिक का अर्थ होता है जादू। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द।
तो यहाँ पे दिया गया है वन हु ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। तो जो स्त्री के रोग का इलाज करता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? तो गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है ये तंत्रिका या स्नायु संबंधी रोग का उपचार करता है। साइकाइट्रिस्ट जो होता है यह मनोरोग चिकित्सक होता है। और चेरोपॉडिस्ट जो होता है यह पैर से संबंधित जो भी रोग होते हैं उसका इलाज करता है। तो हमारा राइट आंसर होगा गायनेकोलॉजिस्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो है दिए गए इडियम्स का अर्थ बताना है। डिग अप डर्ट ऑन समवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन। डिस्कवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन यानी किसी के बारे में जो है गलती निकालना, ये जो है इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 87वें प्रश्न में दोस्तों इस दिए गए वाक्य को सही करना है दिए गए विकल्प की मदद से। तो इसमें अंडरलाइन पार्ट जो है यहीं पर एरर छिपा हुआ है हमारा। तो आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कोलकाता इज अ कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके जगह पर होगा कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इज द कैपिटल ऑफ द का प्रयोग जो होगा, क्योंकि ये डिफिनिट सेंस में डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग जो है उपयुक्त होता है। और ये डिफिनिट सेंस दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यह निश्चित वाक्य है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा हमारा दोस्तों, ये हो जाएगा कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 88वें प्रश्न में दोस्तों एक सेंटेंस दिया गया है जो कि कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इसमें हमें चुनना है कि किस टुकड़े में गलती है। तो लिखा हुआ है हेयर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम्स द ट्रेन डॉक्टर्स लेड बाय द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एस का प्रयोग किया गया है यहाँ, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों यही हो जाएगा। तो कम्स के स्थान पर यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए? तो कम होना चाहिए, COME बस। तो हमारा राइट आंसर कुछ इस तरह से होगा। राइट सेंटेंस दोस्तों, करेक्ट सेंटेंस जो होगा हेयर इनटू द मेन कैंपस ऑफ द हॉस्पिटल कम द ट्रेन डॉक्टर्स लेड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों उसको चुनना है आज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सही है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये गलत लिखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन का स्पेलिंग होता है CONFIGURATION। तो ये ही राइट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 नंबर के प्रश्न में भी दोस्तों हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का चयन करना है। दिया गया है बिलोंगिंग टू वेरी डिसेंट पास्ट एंड नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। तो इसमें जो है इसके बदले में राइट वर्ड वन वर्ड क्या होगा? तो ऐसी चीज जो कि बहुत पिछले समय से मतलब संबंध रखती है लेकिन वर्तमान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके लिए जो है एंशिएंट वर्ड का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि एंशिएंट का अर्थ होता है दोस्तों प्राचीन। तो प्राचीन काल में जो वस्तुएं थी वह थी तो जरूर, लेकिन वर्तमान में उसका जो है कोई अस्तित्व मौजूद नहीं है। बाकी के ऑप्शन की बात करें, एज्ड का अर्थ होता है वृद्ध, ओल्ड फैशन्ड का अर्थ होता है पुराना तरीका से चलने वाला, और हिस्टोरिक का अर्थ होता है ऐतिहासिक। तो एंशिएंट ही होगा हमारा राइट आंसर, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? तो आवरण का अर्थ विलोम होगा अनावरण। अगले प्रश्न में कह रहा है कि किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है?
तो ता प्रत्यय का प्रयोग जो है दोस्तों लता में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुशासन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कुशासन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों कुश जोड़ आसन, कुशासन। ठीक है। अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए क्या शब्द का उपयोग होगा। तो आपको बताना है कि गोद लिए हुए पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। ठीक है दोस्तों। पति पत्नी का जोड़ा जो होता है उसको दाम्पत्य बोलते हैं, और त्याग देने योग्य जो होता है इसको बोलते हैं त्याज्य, और किसी काम को चित्त लगा कर करने वाला जो है दत्तचित्त कहलाता है, दत्तचित्त। तो ऑप्शंस को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों मंदिर और मंदिरा, मंदिर और मंदिरा में जो युग्म है इसका उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं मंदिर का अर्थ तो हो जाएगा दोस्तों देवालय, और मंदिरा का अर्थ हो जाएगा अश्वशाला, जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन अलग अलग विभिन्न अर्थ देते हैं। तो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का जोड़ा यहाँ पर है अपेक्षा और उपेक्षा। तो बात करें अगर अपेक्षा की, तो अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, तथा उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना या निरादर। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो द्विज के लिए जो समानार्थी शब्द होता है उसमें विदेह नहीं आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है शरीर का अंग नहीं है। तो उत्तरीय जो है दोस्तों यह शरीर का अंग नहीं है। बाकी तर्जनी उंगली का नाम है, कपोल ये भी शरीर का अंग है, उदर ये भी अंग है। अगला प्रश्न है मृषा किस शब्द का पर्याय है। तो मृषा जो है दोस्तों यह मिथ्या का पर्याय है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, और मृषा जो है मृत्या का पर्याय है। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्प में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है। तो गुड़ गोबर करना जो है मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा दोस्तों मजा किरकिरा करना। ठीक है। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, और अगर आप अब तक बने हुए हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने एक एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर कर दें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।